डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो कोर्स है बीए द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी। पेपर का नाम है एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं और व्याकरण। पेपर कोड है HND-COM 202। इस पेपर के अंतर्गत आज हम जिस इकाई की बात करने वाले हैं वह है इकाई 7, जिसका नाम है विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली। इस इकाई की अगर हम रूपरेखा देखें तो रूपरेखा इस प्रकार से है। सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर पारिभाषिक शब्दावली, उसका अर्थ एवं परिभाषा, फिर पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया और रूप, उसके बाद आएगा विभिन्न विषयों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक शब्दावली, पत्रकारिता शब्दावली, विधि शब्दावली, वाणिज्य शब्दावली, ये चारों आ जाएंगे। और अंत में आएगा सार, मतलब इस इकाई का जो सार आएगा उसकी हम चर्चा उसमें करेंगे। सबसे पहले आएगा उद्देश्य। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद हम जो सीखने वाले हैं, मतलब इससे हमें क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्या क्या इसके बारे में हम जानने वाले हैं, वह इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ को समझ सकेंगे। मतलब इस इकाई को पढ़ने के बाद हम पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ को समझ सकेंगे। फिर पारिभाषिक शब्दों की विशेषता स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली का महत्व एवं प्रासंगिकता समझ सकेंगे। और अंतिम है विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को जान सकेंगे। तो यह रहेगा हमारी इकाई का उद्देश्य। इसके बाद है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के तौर पर अगर हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्या है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। शब्दावली तो हम जानते हैं, शब्दकोश में बहुत से शब्द आते हैं, वो हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो भाषा के कई रूप हैं। जैसे एक रूप हो गया साहित्यिक रूप, दूसरा है प्रयोजनमूलक रूप। तो भाषा का जो प्रयोजनमूलक रूप है वह साहित्यिक रूप से बिल्कुल अलग है। साहित्य में आपको जो हिंदी मिलेगी वह हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी से काफी अलग होगी। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों के बीच में अंतर क्या है? भाषा तो एक ही है हिंदी, लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या रहेगा? तो उस अंतर को हम अगर जानना चाहें तो जैसे हिंदी भाषा के विविध रूप हैं, तो विविध रूप कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया बोलचाल की हिंदी, जिसको हम बोलते हैं। फिर साहित्यिक हिंदी, जिसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तीसरा हो गया राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा। तो ये सारे सभी अलग अलग हिंदी के रूप हैं। भाषा हिंदी ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजभाषा है तो उसमें कार्यालयी भाषा के रूप में, जिसको हम देखते हैं कि सभी कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से होता है, वो हो जाएगा राजभाषा में। फिर राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। फिर संचार भाषा, संचार भाषा यानी एक ही माध्यम से कई लोगों के साथ हम जुड़ सके, जैसे रेडियो की भाषा, मीडिया की भाषा, पत्रकारिता आदि उसमें आ जाएगा। फिर संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा यानी क्या? गुजरात का कोई व्यक्ति भारत देश के किसी अन्य राज्य में जाता है तो वहां के लोगों को गुजराती नहीं आती है। मान लीजिए कि हम कोई महाराष्ट्र गए हुए हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को गुजराती ना आती हो, ऐसा बन सकता है। हमें मराठी नहीं आती है। तो दोनों को जोड़ने के लिए अगर हमें व्यवसाय करना है या उनसे मिलना है तो कोई एक माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। तो संपर्क करने के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है उसको कहते हैं संपर्क भाषा। अब हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो मराठी लोग भी जानते हैं और गुजराती लोग भी जानते हैं।
तो दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी का उपयोग होता है। उसके बाद माध्यम भाषा, जो जिस प्रकार शिक्षा का अलग अलग माध्यम है, मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, तो यह हो गया शिक्षा का माध्यम की जो भाषा है वो भाषा। तो हिंदी भाषा एक ही है, लेकिन उसके हमें अलग अलग कई प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग जिस प्रकार के रूप हम देखते हैं, उसी प्रकार उस रूप की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। मान लीजिए कि कोई विधि शब्दावली है, हम किसी न्यायालय में गए तो वहाँ की भाषा अलग होगी। कृषि यानी कि खेत खलिहान की भाषा, उसकी भी हमें अलग देखने को मिल जाएगी। राजभाषा हिंदी, सांसद वगैरह में जो भाषा चलती है उसकी भाषा भी अलग रहेगी। रेडियो की भाषा, ऑडियो की भाषा और वीडियो की भाषा, ये भी उसमें भी अंतर आता है। तो इस प्रकार सभी भाषा की अपनी अलग विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है, और वह पारिभाषिक शब्दावली ही उस भाषा के रूप को तय करती है कि इस भाषा में, इस भाषा के इस रूप में इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली को हमें जानना है तो उसके अर्थ और उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। तो पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का पर्याय है। टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निक्स शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। कोश ग्रंथ के अनुसार टेक्निकल शब्द का अर्थ है ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट ऑफ अबाउट आर्ट, अर्थात विशेष कला, विज्ञान, शिल्प अथवा कला के बारे में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसका अर्थ तो हमने देखा, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने पारिभाषिक शब्द के बारे में अलग अलग व्याख्याएं दी हुई है, उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। जिसमें कुछ विद्वानों के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर रघुवीर ने कहा है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा हम बांध देते हैं उसको हम पारिभाषिक शब्द कहेंगे। डॉक्टर गोपाल शर्मा पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ या परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर कर दिया जाता है। आगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी परिभाषा देते हुए लिखते हैं, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति, विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से पारिभाषिक होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। तो ये सभी विद्वानों ने जो अपने तरीके से पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या दी हुई थी, उसकी परिभाषा दी हुई थी, वह हमने देखी। पारिभाषिक शब्दों के समूह को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। सरकारी कार्यालय, बैंक, कंपनी, भौतिकी, रसायन, गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मानविकी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है, पारिभाषिक शब्दावली किस प्रकार से अन्य शब्दों से अलग रहती है। तो सबसे पहले पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सरल, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। किसी एक पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। इसमें न अर्थ विस्तार संभव है न अर्थ संकोच। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक शब्द है, उसका केवल एक ही अर्थ होना चाहिए। हिंदी भाषा में शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका एक अर्थ भी हो सकता है और अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे पानी, तो पानी के लिए बहुत से शब्द के अनेक अर्थ हमें मिल जाएंगे। पानी, जल, नीर, क्षीर आदि उसको हम कह सकेंगे। उसी प्रकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ साहित्य में हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पारिभाषिक कोश में
एक शब्द का केवल एक ही अर्थ होना चाहिए। जहां पर पानी लिखा गया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पानी यानी वाटर, वाटर के बारे में बात की गई है। वहां पर आपको नीर या क्षीर नहीं बोलना है, ठीक है। तो उसी प्रकार पारिभाषिक शब्द केवल एक ही अर्थ में सीमित रहते हैं। वरना होगा क्या, मान लीजिए कि ऊपरी दफ्तर से, कार्यालय से कोई पत्र आया हुआ है, तो उस पत्र को कोई व्यक्ति पढ़ रहा है। अब वह अपने तरीके से अलग अर्थ निकाल लेगा, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ऐसे पारिभाषिक शब्द का कोश बनाया जाता है या ऐसा निर्माण किया जाता है कि सभी कार्यालय में उस कोश को रखा जाएगा और उसमें इस शब्द का जो अर्थ दिया गया है वही उनको निकालना है, ताकि अर्थ भ्रम ना हो। तो पारिभाषिक शब्दावली इस प्रकार से एकार्थी होनी चाहिए और उसका अर्थ सरल होना चाहिए। दूसरा है, पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण सरल एवं सुगमता युक्त होना चाहिए। मतलब पारिभाषिक शब्द जो है उसका उच्चारण हम सरलता से कर सके, कोई भी उसे आसानी से बोल सके, वैसा होना चाहिए। तीसरा है, पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किंतु अलग अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे मानविकी में कल्चर शब्द संस्कृति के अर्थ में, जबकि कृषि विज्ञान में कृषि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मानविकी, उसमें कल्चर शब्द का अर्थ है संस्कृति, जबकि कृषि विज्ञान में कृषि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चौथा है, पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं क्योंकि वे सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं क्योंकि वे सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं। बोलचाल की भाषा में अलग अलग अर्थ हो सकेंगे, लेकिन पारिभाषिक शब्द सामान्य अर्थ में उपयोग नहीं होंगे। उनका कार्य विशिष्ट जगह पर, विशिष्ट कार्यालयों में उसका प्रयोग होता है। अब पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हमने देखा, तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं हैं कि पारिभाषिक शब्द कैसे बनाए जाएंगे। तो हिंदी पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के अनेक रूप हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से है। जैसे संधिगत पारिभाषिक शब्द, मतलब संधि के माध्यम से जो शब्द बनाए गए हैं उसको कहेंगे संधिगत पारिभाषिक शब्द। जैसे एक शब्द है स्थान प्लस अंतर यानी स्थानांतर। दूसरा है पद प्लस अधिकारी यानी पदाधिकारी। दूसरा उसका रूप है उपसर्ग से निर्मित पारिभाषिक शब्द। उपसर्ग यानी प्र प्लस शिक्षण, जिसमें शिक्षण में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द बन जाएगा प्रशिक्षण। दूसरा शब्द है आ उपसर्ग प्लस लोचन, शब्द बन जाएगा आलोचक। दूसरा है आ उपसर्ग प्लस लोचक, शब्द बन जाएगा आलोचक। इस प्रकार आगे है प्रत्यय से निर्मित पारिभाषिक शब्द। प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे लगते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के पीछे लगेंगे उसको कहेंगे प्रत्यय। दो प्रत्यय से निर्मित पारिभाषिक शब्द इस प्रकार से हैं, लिपि प्लस क यानी लिपिक, और वरिष्ठ प्लस तम यानी वरिष्ठतम। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की भी एक प्रक्रिया है जिसके ऊपर से शब्द निर्माण किए जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी तथा अंतरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द भी देखने को मिलते हैं। जैसे तौल माप के लिए लीटर, मीटर, ग्राम, वोल्ट आदि तौल माप के लिए उस शब्द का प्रयोग होता है। दूरसंचार के लिए टेलीविजन, रेडियो, इंटरकॉम, टेलीफोन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे खेलकूद के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैट, गोल्फ, ये सारे शब्द अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्द हैं, लेकिन फिर भी आज हिंदी के रूप में, हिंदी के पारिभाषिक रूप में उसका प्रयोग होता है क्योंकि उसको समझने में आसानी रहती है इसलिए। आगे है रासायनिक यौगिक के लिए फेनल, क्लोराइड, सल्फर आदि। तो विज्ञान के रूप में रासायनिक विज्ञान जो है उसमें इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द के बारे में। जैसे हमने बात की कि पारिभाषिक शब्द, उनका कार्य हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली उसकी है, तो प्रशासन के क्षेत्र में
जो शब्द चल रहे हैं उसमें आएगी विशिष्ट प्रशासनिक शब्दावली। दूसरा पत्रकारिता शब्दावली, तीसरा है विधि शब्दावली और चौथा वाणिज्य शब्दावली। अब इसका तात्पर्य क्या है? मान लीजिए प्रशासन में कोई पत्र वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो प्रशासनिक जो शब्दावली है उसका जो कोश है उसके मुताबिक ही उसकी भाषा हमें देखने को मिलेगी। पत्रकारिता है तो पत्रकारिता की भाषा भी एक विशिष्ट भाषा होनी चाहिए। पत्रकार जब बातचीत करते हैं या रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से हम जब पत्रकारिता समाचार लेखन देखते या सुनते हैं तो उसकी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। उसी प्रकार विधि शब्दावली और अंत में है वाणिज्य शब्दावली। सबसे पहले अगर बात करें प्रशासनिक शब्दावली, तो प्रशासनिक शब्दावली में कुछ शब्द हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि एक्शन यानी कार्यवाही। तो एक्शन शब्द के अलग अलग प्रकार के कई उसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में एक्शन यानी कार्यवाही। फिर आगे है एक्ट यानी अधिनियम, फिर बैन यानी प्रतिबंध, चीफ यानी मुख्य, कैंपस यानी परिसर, फंड यानी निधि, जज यानी न्यायाधीश और अंत में है सेक्शन यानी अनुभाग। तो इस प्रकार से इंग्लिश के सामने हिंदी में कौन से शब्द रखे जाएंगे, उस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक पारिभाषिक कोश तैयार किया गया है, जिसमें अंग्रेजी के सामने यही हिंदी के शब्द को हमें प्रयोग करना है। इसमें उर्दू फारसी शब्द नहीं आएंगे। एक ही शब्द के कई अनेक अर्थ हो सकते हैं। चीफ के सामने जो मुख्य है, तो मुख्य के सामने प्रमुख वगैरह सभी शब्द लिख सकते हैं हम, लेकिन पारिभाषिक या प्रशासनिक शब्दावली में ऐसे शब्द नहीं आ सकते। वहां पर सिर्फ ऐसे ही शब्द आएंगे जिसका एक ही अर्थ हो, जो एक से अधिक अर्थ के ना हो। आगे है विधि शब्दावली। तो विधि शब्दावली के कुछ शब्द इस प्रकार से है। एग्रीमेंट यानी समझौता करार, एग्रीमेंट यानी समझौता करार। फिर एयरबेज यानी हवाई केंद्र, सिविल वॉर जिसका हिंदी है गृह युद्ध, सिविल वॉर यानी गृह युद्ध, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, स्पेस लॉ उसका हिंदी है अंतरिक्ष विधि। फिर फॉरेन पॉलिसी तो विदेश नीति। उसी प्रकार वाणिज्य शब्दावली। तो वाणिज्य शब्दावली में है एडवांस यानी अग्रिम, एजेंडा यानी कार्य सूची, कॉस्ट यानी लागत, इनकम टैक्स यानी आयकर, टैक्स यानी कर और थर्ड पार्टी यानी तृतीय पक्ष। तो इसके लिए एक अलग से शब्दावली बनाई गई है, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। फिर पत्रकारिता शब्दावली। तो आगे हमने बात की कि पत्रकारिता की एक अपनी अलग शब्दावली होती है। अब पत्रकारिता दो प्रकार की होती है, ऑडियो और वीडियो। टेलीविजन की भाषा, समाचार लेखन अगर हम देख रहे हैं समाचार टेलीविजन के माध्यम से, तो वो हो गया मीडिया, और अगर उनको सुन रहे हैं तो रेडियो के माध्यम से। तो ऑडियो की भाषा और वीडियो की भाषा दोनों अलग अलग रहेगी। पत्रकारिता शब्दावली की अगर हम बात करें तो उसमें जो शब्द आएंगे वो इस प्रकार से हैं। एडवांस कॉपी यानी अग्रिम प्रति, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, आर्टिस्ट यानी कलाकार, ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण, जर्नल यानी पत्रिका, न्यूज रूम यानी समाचार कक्ष, और अंत में है प्रेस यानी मुद्रण यंत्र। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज हमने जो पारिभाषिक विषय के बारे में बात की, पारिभाषिक शब्दों के बारे में बात की, तो पारिभाषिक शब्द कई प्रकार के होते हैं और सभी क्षेत्र के जो पारिभाषिक शब्द हैं उसको हमें जानना होगा, क्योंकि साहित्य और व्यवहार दोनों अलग अलग वस्तु हैं। साहित्य में हम जो पढ़ते हैं हम हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में ही हमने देखी हुई है। प्रशासन और प्रयोजनमूलक जो रूप है उसका वह कहीं ना कहीं छुटा हुआ है। अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलेगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि शुद्ध हिंदी
बोले तो लगेगा कि ये कौन सी हिंदी बोल रहा है, क्योंकि हमने आज तक बॉलीवुड में कोई मूवी देखी हुई है या साहित्य पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर अनेक अर्थ वाले शब्द हमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अनेक प्रकार की भाषाएं उसमें जुड़ी हुई होगी, और सबको मिलाकर जो भाषा बनी हुई है उसको हम सुनते हैं। लेकिन प्रशासनिक भाषा ऐसी नहीं होती है, पारिभाषिक भाषा ऐसी नहीं होती है। उसमें ऐसे अर्थ आपको निकालने हैं मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा कि बाहर एक पशु खड़ा हुआ है, वो जो हाथी है, तो हाथी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि आ जाएगी कि हाथी किस प्रकार का होता है, एक विशालकाय प्राणी है। लेकिन वही व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, मान लीजिए कि बाहर एक प्राणी खड़ा हुआ है, लेकिन उसका नाम उसको पता नहीं है कि कौन सा प्राणी है, तो कहेगा कि एक विशालकाय प्राणी है, उसकी बड़ी सूंड है, मोटा सा पेट है, तो हमारे दिमाग में पता चल जाएगा कि अगर हमने हाथी देखा हुआ है तो कि बाहर हाथी खड़ा होगा। तो अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति, अभिधा यानी जिसको सुनने के बाद हमारे दिमाग में पहले कोई छवि आ जाए, वो अभिधा, सीधे उसके बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन उसके लक्षण के माध्यम से हमें जानने में आता है तो उसको कहते हैं लक्षणा। तो लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति साहित्य के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली के लिए अभिधा शक्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है। वहां पर आपको अभिधा युक्त शब्द का प्रयोग ही करना है। तो इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जब हम बात करते हैं तो अनेकार्थी शब्द नहीं होने चाहिए, एकार्थी शब्द ही होने चाहिए। तो आज हमने जो बात की कि पारिभाषिक शब्दावली किस प्रकार से होती है और अन्य शब्दों से किस प्रकार से अलग होती है, तो इकाई 7 के अंतर्गत हमने इस विषय के बारे में बात की। आगे हम मिलेंगे किसी अन्य रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं